हेलो गाइस, वापस से आ गई हूँ मैं अपने लाइफ के अपडेट्स शेयर करने के लिए। बिकॉज़ ये जो चैप्टर है बहुत ट्विस्ट वाला चैप्टर है, कहानी में ट्विस्ट। इस चैप्टर का नाम मैं धोखा अभी जारी है यही रखना चाहूँगी। बिकॉज़ आगे का सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। जो लोग मुझसे अभी इस वक्त पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ पिछले के वीडियोस देख के फिर आए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि मेरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो पिछले के चैप्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी देखा है तो उन्हें पता है कि मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स कैसी रही है, और फिर मेरी शादी हुई, फिर डिवोर्स हुई, और आखिर के चैप्टर में मैंने कहा था कि मेरे जो एक्स हस्बैंड है उनके साथ फिर से मेरी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने माफ़ी मांगा। तो कहानी उस वक्त वहीं तक थी और अब मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ। तो उन्होंने तो लास्ट टाइम जब मुझसे बात की डिवोर्स के बाद, मेरा ऑपरेशन के समय, माफ़ी मांग के कहा था कि वो सुधर गए हैं और उन्होंने थेरेपी ली है, उन्होंने अपनी ड्रग्स का प्रॉब्लम छोड़ दिया है, अब वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने माफ़ी मुझसे मांगी, मेरे घर वालों से मांगी, मेरे दादी से, मम्मी से, सबसे बात किया और माफ़ी मांगी। तो वो सिलसिला तब हमने माफ़ कर दिया था और सोचा कि सच में वो बदल गए हैं। पर यहाँ ये चैप्टर से आपको पता चलेगा, और एक्चुअली मैं ये सबको बताना ज़रूरी समझती हूँ ताकि आप में से लोग ये सारे गलतियाँ ना करें। कोई अगर आपको धोखा बार बार दिए है या फिर एक भी बार अगर धोखा दिए है तो माफ़ ना ही करना बेहतर है। क्योंकि हाँ, एक बार हम सोचेंगे कि शायद सेकंड चांस देना लाजमी है, ज़रूरी है, पर वो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अक्सर जो लोग एक बार धोखा दे सकते हैं वो बार बार धोखा देंगे। उनका फितरत ही होता है धोखा देना। वो कभी भी अपने फितरत से बाज नहीं आते। वो चिपनी चुपड़ी बातें चाहे जितनी भी करके कह दे कि वो सुधर गए हैं, पर आपको चौकन्ना रहना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे आदमी के जैसे बाकी के बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं बाहर आपके जान पहचान में, जो माफ़ी के लायक नहीं होते हैं। वो दोबारा से वही गलतियां करते हैं और पिछले से और ज़्यादा हानिकारक बन के अपनी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में आएंगे। तो मेरे साथ वही हुआ। इस चैप्टर का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ सही नहीं गया मेरे साथ। मैं जब उनसे आखिरी बार बात की थी, उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी कि नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो यहाँ से चले गए हैं। पर कुछ चीज़ों की वजह से मुझे उन पे शक होने लगा। मैं उन्हें फ़ोन करती थी तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे, मैसेज करती थी तो शायद ही कभी मैसेज का जवाब देते थे। और लगातार मैंने एक चीज़ कंटिन्यूसली नोटिस की कि रात के वक्त वो कभी भी मुझसे बात नहीं करते थे, चाहे मैसेज हो चाहे फ़ोन हो, कभी भी बात नहीं करते। और जिन जिन समय पे घर में होना इंसान के लिए नॉर्मल होता है, उसी समय वो कहते थे वो बाहर है। देर रात को, जैसे कि रात के 12 बजे 1 बजे कोई इंसान अगर कहेगा कि मैं घर से बाहर हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो शक तो होगा ही ना। लगेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्यों बाहर है। कुछ ना कुछ बहाना मार देता था और हमेशा बाहर से फ़ोन करता था। आउटसाइड का आवाज़ आता था एकदम, घर के अंदर से कभी कॉल नहीं करते थे। तो जब भी फ़ोन करते थे इतना बैकग्राउंड आवाज़, गाड़ी का आवाज़ या कुछ भी हॉर्न वगैरह का आवाज़, तो मैं सही से सुन नहीं पाती थी। मैं उनसे कहती थी कि आप घर जाके क्यों नहीं करते, हमेशा रास्ते से फ़ोन करते, इतना बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, मुझे सही से आपकी बातें सुनाई नहीं देती है। तो मैंने लगातार नोटिस किया कि वो कभी भी घर के अंदर से फ़ोन नहीं करते थे जहाँ शांत होके एकदम से बात कर सके, या फिर वीडियो कॉल कभी नहीं करते थे, चाहे दिन में किसी भी टाइम की बात करूँ मैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों के वजह से मुझे उन पे शक होना शुरू हो गया। तो जो काम मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर मैं उन पे भरोसा की इसलिए मैंने नहीं की, वो मैंने इस दफ़ा करने का सोचा। वो था कि उस लड़की को फ़ोन करना जिस लड़की के साथ इन्होंने अफेयर किया और जिसके वजह से इन्होंने मुझे छोड़ा। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये लड़की मेरी फ़ोन उठाएगी नहीं, ब्लॉक रखती है मुझे जनरली। तो मुझे लगा कि मैं इसकी मम्मी को कांटेक्ट करूं, क्योंकि वो आंटी तो पहले मुझे कांटेक्ट की भी है, बात भी की है।
तो मैंने उनसे पूछा पहले कि आपकी बेटी आपके पास अभी वापस आ गई है, आप लोग साथ में ही रह रहे हैं ना, तो आपने माफ़ कर दिया उन्हें, सब कैसा है घर का हालत। ऐसे नॉर्मली मैंने शुरू की बातचीत करना। तब मुझे पता चला कि आंटी तो चौंक गई मेरी बात सुन के। आंटी मुझसे कहने लगी कि मेरी बेटी कहाँ वापस आई है, तुम कहाँ से ये सब सुन के क्या बातें कर रही हो, मेरी बेटी तो वापस कभी आई ही नहीं। तब से मैं हैरान, मेरे सर पे तो बम गिरा कि ये मेरा पति इतने दिनों से मुझे कह रहा है कि वो लड़की उसके साथ नहीं है, उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया, वो लड़की घर चली गई है, और मुझे यही कह के उन्होंने पूरा दिलासा दिया कि तुम्हारे साथ वापस मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मुझे मदद करो क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ से जाके नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, तो मुझसे मदद मांगे। और मैंने मदद की भी इस तरह सोच के कि ठीक है, इस लड़की के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया, मैंने इन्हें माफ़ कर दी। पर आई वॉज सो मिस्टेकन। जो आदमी शादी के तीसरे दिन मुझे घर में अकेले छोड़ के रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ देखे जाते हैं, उस लड़की के साथ लंच करते और मैं घर पे अकेली भूखी बैठी रहती, जो आदमी शादी के 2 हफ्ते में किसी और लड़की के साथ मॉल में घूमते नज़र आते हैं, और मैंने उनका फ़ोन चेक किया, फ़ोन में मैसेज मुझे मिला था कि मैं अगर तुम्हें कोई ड्रेस ख़रीद के देता हूँ तो तुम पहनोगी, और उस लड़की ने लिखा था कि नो मोर गिफ्ट्स, मतलब इससे पहले भी गिफ्ट्स दिए हैं उन्होंने, इसीलिए लिखा था कि नो मोर गिफ्ट्स। ये सब चीज़ें शादी के 2 हफ्तों में। हाँ, तब से लेके आज तक लगातार उन्हें मैं माफ़ करती आ रही हूँ, मदद पे मदद किए जा रही हूँ। जो आदमी मुझे, जब वो मुझसे मिले थे, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े थे उनके पास, रहने का ढंग का जगह नहीं था, खाने को भी शायद उन्हें हर रोज़ कुछ ढंग का खाना नहीं मिलता था, उस आदमी से मैंने प्यार किया था। उस आदमी को मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी ज़िंदगी संवर दूँगी, मैं उसे कहाँ से कहाँ लेकर आई, उसकी ज़िंदगी के हर एक ज़रूरत की चीज़ें मैंने दिया है उसे। आज भी डिवोर्स के बाद भी मैंने उन्हें हेल्प किया, ये सोच के कि चलो ठीक है, हमारी पहली वाली जो शादी थी उसकी डिवोर्स हुई है, पर जो दूसरी वाली शादी हुई उसके बाद, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जिस डिवोर्स की बात कर रही हूँ मैं, वो वाली डिवोर्स जिस साल में हुआ, उस साल के बाद कंसेक्यूटिवली हमने शादी की थी, तो वो एक दूसरा ही मैरिज है। उस मैरिज को रजिस्टर हम लोगों ने नहीं किया है, पर अगर हम रजिस्टर करते हैं तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। जो उस चीज़ को सोच के मैंने फिर भी सोचा कि चलो मैं माफ़ कर देती हूँ उन्हें, क्योंकि जो जड़ की फसाद थी वो लड़की तो निकल गई, और उन्होंने खुद से माफ़ी मांगा, और उनको मैंने बिलीव किया कि उन्होंने थेरेपी ली है, सुधर गए हैं एंड ऑल दैट। बट ये सारी बातें झूठ निकली, और वो मुझे कहाँ से पता चला? क्योंकि जैसे ही इस आंटी ने मुझसे कहा कि वो लड़की वापस नहीं आई है, तो मैं तुरंत उस लड़की को फ़ोन लगाई। आंटी से बात करने के बाद मैं उस लड़की को फ़ोन लगाई, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस लड़की से बात हुई। उसने मुझे ब्लॉक नहीं रखा था और मेरी फ़ोन उठाई और मुझसे बात भी की। आई थैंक माई स्टार्स, अदरवाइज़ मुझे आज तक कभी पता नहीं चलता और मेरे साथ लगातार धोखा होता ही रहता। तो ये इस लड़की को मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरा फ़ोन मत काटो, मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुम अभी भी उसके साथ रहती हो, क्या तुम लोग अभी भी एक साथ हो, रिश्ते में हो? और उस लड़की ने कहा हाँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम साथ नहीं रहेंगे? तो बात वहाँ से शुरू हुई। तब मैंने इस लड़की को कहा कि बिकॉज़ उसकी फितरत है कि मेरा फ़ोन काट देती है, वो बात नहीं करती है, दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले ही वो फ़ोन काट देगी, ब्लॉक कर देगी, ऐसे वो पहले भी की है। तो मैंने उसको किसी तरह विश्वास दिलाया कि प्लीज़ थोड़ी देर बात सुन लो, उसके बाद फ़ैसला करना। मैंने तुमको फ़ोन किया और पूछा इस वजह से क्योंकि इसने मुझसे कांटेक्ट किया, ये मेरे से राब्ते में है, और ये कहते रहते हैं कि इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तभी मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ इस सब बातें करने के लिए। तो वो लड़की तो चौंक गई एकदम से। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, वी एक्सचेंज नोट्स, इफ यू से दैट वे। मैंने कहा कि इसने क्या क्या मुझसे कहा है, उसने मुझे पूरा अलग ही एक पिक्चर दिया।
उसके थ्रू मुझे कितना कुछ पता चला जो मुझे इतने सालों में कभी पता नहीं चला था, कि ये आदमी किस तरह मुझे धोखा दे रहा है, ये आदमी क्या क्या चीज़ें छुपाया है मुझसे आज तक। इस लड़की ने शुरुआत से सारी कहानी मुझे समझाई। इसने कहा कि मेरे पति जब इससे पहली बार मिले थे तो इन्होंने कहा था ये वाला घर उनका है, जबकि असलियत है कि ये घर मेरे फैमिली का है। उन्होंने कहा था कि उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, वो बहुत अमीर है, गाड़ी बंगला बहुत सारे पैसे वगैरह वगैरह सब कुछ है, जो कि सारे झूठ। उन्होंने कहा कि मैं उनके पैसों की वजह से उनके साथ हूँ, वरना मेरी अलग ही चक्कर चल रही है किसी और के साथ, और मैं वैसे भी उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये इस लड़की का इम्प्रेशन मेरे प्रति जो पहले से था वो ये है कि मैं मेरे पति के साथ कोई रिश्ते में रहना खुद ही नहीं चाहती हूँ। तो ये लड़की, इन्हें लगा कि हमारे वैसे भी मैरिटल लाइफ में कुछ सही चल नहीं रहा है, इसलिए ये लड़की इसके साथ रहने में राज़ी हो गई, रिश्ते में आने में राज़ी हो गई। और मेरे पति ने मुझसे बिल्कुल ही अलग चीज़ बताया था। उन्होंने पहले बोला था हम सिर्फ दोस्त हैं, फिर उन्होंने कहा था ये लड़की उनमें इंटरेस्टेड है पर वो नहीं है, और ऐसे बहुत सारी झूठ। फिर ये लड़की को मेरे पति ने कहा था कि हमारी डिवोर्स ऑलरेडी फ़ाइल हो चुकी है, जो कि सच नहीं था। हमारी डिवोर्स तब तक फ़ाइल नहीं हुई थी जब तक उनकी जब पहली बार दोस्ती हुई थी। हमारी डिवोर्स तो वो लोग यहाँ से चले गए, एक साथ रहने लग गए, तब मैं फ़ाइल की थी। बट ये लड़की जब उनके ज़िंदगी में आई थी तब हमारी डिवोर्स की कोई बातचीत नहीं हुई थी, पर इन्होंने कहा था हमारी डिवोर्स होने वाली है। तो इस लड़की को लगा था कि वो सिंगल है या फिर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और मेरी बहन की शादी के दौरान मैं यहाँ से कहीं और गई थी, शादी की वजह से मेरे घर में मैं नहीं थी। तो उस समय ये लड़की इस घर में आती रहती थी। कैन यू जस्ट इमेजिन, मैं मतलब आई कांट टेल यू कि मेरे दिमाग में उस वक्त मेरी क्या हालत थी इस चीज़ जान के कि मेरे ही घर में, इसी घर में, मेरे ही बच्चों के सामने वो औरत लगातार आती रहती थी। मेरे हस्बैंड मेरी बहन की शादी के दौरान पार्टिसिपेट नहीं किए थे किसी भी फंक्शंस में, वो नहीं गए थे। लगातार कहते गए थे कि या तो उनका तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको काम है। वो उस वक्त बिज़नेस का शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बिज़नेस का शुरुआती तौर पे बहुत काम होता है, लोगों से मिलना होता है, अभी इसी वक्त मुझे कहीं जाना है, तुम रोक टोक मत करो, ये सब शादी वादी के चक्कर में मेरा काम हाथ से छूट जाएगा। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मुझे क्लाइंट से मिलना है, ये वो कहते रहे, मेरे फैमिली को टलाते रहे, वो शादी में नहीं गए। और वो क्या कर रहे थे, घर खाली था तो उस लड़की को बुलाते थे। उन्हें रत्ती भर शर्म नहीं आई कि मेरे ही घर में वो दूसरे लड़की को बुला रहे हैं। और ये खीर मफिन बेचारे अबला जीब, वो बात नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, बट आई एम श्योर उन्होंने अपने लैंग्वेज में मुझे बहुत बार बोलने की कोशिश की होगी। जब मैं घर पे नहीं थी तो घर में कौन आते थे। आई एम श्योर खीर मफिन मुझे देख के काफ़ी बार बोलने की कोशिश किए होंगे कि मम्मा तुम जब नहीं रहती हो तो कोई ना कोई घर पे ऐसे ऐसे आते हैं, क्या सब होता है। मुझे तो कभी पता नहीं चला और कभी चलता भी नहीं अगर ये लड़की मुझे नहीं कहती तो। और फिर मुझे पता चला कि इस लड़की को उन्होंने कहा कि मुझे डिवोर्स देने के लिए उन्हें कुछ करोड़ों रुपए देने पड़े। करोड़ों, जिनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा ये घर उनका है, लेकिन डिवोर्स के चलते एलिमनी के तौर पे ये घर उन्होंने छोड़ दिया मेरे नाम पे, प्लस मुझे कुछ पैसे दिए, करोड़ों रुपए। ठीक है, ये सब चीज़ें उस लड़की को कहा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। उस लड़की के फैमिली तक को उसने यही सब बताया था। मैं आगे बताती हूँ फिर और क्या क्या मुझे पता चला। अब ये लड़की मुझसे कहती है कि मेरे पति ने मुझसे पैसों के लिए फिर से रब्ता किया, वरना उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में। वो घर में मेरे बारे में अनाप शनाप बहुत कुछ बोलता है इस लड़की को, और
जो भी सब बोलते हैं वो सब झूठ है। जो मुझे इस लड़की से पता चला, मैंने उसे क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की तो इस पॉइंट में आके बिल्कुल पागल हो गई ये सब सुन के, बिकॉज उसको रियलाइज़ हो गया कि वो भी धोखा खा रही है। मैंने उन्हें एक ही बात समझाया कि इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, तुम्हें याद होगा कि जब पहली बार तुम मुझसे बात किए थे, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझसे एक बार आके मिलो, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी इस आदमी का जिसे तुम इतना भरोसा कर रही हो। वो लड़की तो रोने लग गई फ़ोन पे ही कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप तक को छोड़ छाड़ के इसके साथ रहने शुरू कर दिया और ये ऐसा निकल रहा है। इस लड़की ने मुझसे कहा कि इसने उससे ऐसे मंदिर में शादी कर लिया। कोई फॉर्मल वेडिंग नहीं, कोई फॉर्मल वो जो एक्चुअल रिचुअल्स वाले शादी होते हैं वो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ही सिंदूर पहना दिया और शादी कर दी, इस तरह का। और तब से ये लड़की उसकी वाइफ के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, और ऑफिस का जो नाम बताया वो मेरे पति ने मुझसे कुछ और ही बोला था कि वो कहीं और काम करते हैं, बट असल में मुझे इस लड़की से पता चला असली में वो कहाँ पे काम करते हैं। और वहाँ पे ये मियाँ बीवी के तौर पे जाते हैं। वहाँ के सारे लोगों को पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जबकि नहीं है एक्चुअली। और फिर ये वाला ऑफिस कौन सा पता है? जिस ऑफिस में मैं उनके साथ पहले काम करती थी, जहाँ पे वो कभी मेरे साथ पति होने का परिचय नहीं देते थे, ये वही वाला ऑफिस है जहाँ पे अब वो इसके पति होने का परिचय देते हैं, जिसके साथ लीगली मैरिड है भी नहीं। मैं जिसके साथ वो लीगली मैरिड थे, मुझे वो कभी अपने पत्नी के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। ठीक है, जस्ट सी हाउ ही इज़। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मेरे साथ जो जो जुल्म इसने किया है, जो मैंने उसे अभी बताया, उसको पता नहीं था, उसने मुझे कहा वही सारी चीज़ें बताई, वही सारी बातें वो भी कह रही थी जो सब मेरे साथ हुई थी। जो सारी चीज़ें इस दौर तक मैंने भी झेला है, वही चीज़ें मुझे पता चल रही है कि इस लड़की के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। मारना, पीटना, गाली गलौज देना, शक करना, एंड ऑल ऑफ दैट। इस लड़की ने मुझसे कहा कि इन्होंने एक फ़ेक जॉब का प्रोफाइल बना के, फेक आईडी खोला, फेक प्रोफाइल बनाया, और वहाँ से फेक जॉब का उन्होंने बना के मुझे ऑफ़र किया जॉब। तो कल तक यहाँ साइड बाय साइड मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे एक कंपनी से जॉब का ऑफ़र मिला। मैं वहाँ ईमेल में जॉब के बारे में बातचीत कर रही थी, अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ जॉब में मेरे लिए सब कुछ लिखा हुआ था कि मेरा नाम लिख के कि वी आर ऑफरिंग यू दिस जॉब इन दिस कंपनी विद दिस पोजीशन और ऑल दैट। सैलरी स्ट्रक्चर भेजे थे पूरा बाकायदा, वहाँ पे मेरे पिछले कंपनी का क्या सैलरी स्लिप था, क्या सैलरी स्ट्रक्चर था, वो सब भेजना। फिर उन्होंने बताया उससे ज़्यादा मुझे मिलेंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ डिटेल्स डाल के ये जो मिला मुझे, एक्चुअली में मुझे पता चल रहा है कि मेरा पति मेरे साथ ये कर रहा है, कोई कंपनी से ऑफ़र नहीं आया है। और ये लड़की ये चीज़ बता रही है मुझे कि इस लड़की को पता है इस चीज़ के बारे में कि इस आदमी ने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया इतने सालों तक। क्या वो काफ़ी नहीं था कि अब वो मेरे करियर के साथ भी खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने का तुले हुए थे। और एक तरफ से मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश करे जा रहे थे। तो ये पूरा गेम प्लान था ना। उन्होंने इस कदर ये गेम प्लान बनाया कि मुझसे कहेंगे उस लड़की को छोड़ दिए हैं और मेरे साथ वापस से जुड़ना चाह रहे हैं बोल के, सब कुछ बोल के ये मेरे साथ गेम खेलेंगे, मुझसे पैसे मांगेंगे, नए सिरे से शुरुआत करने की बातें करेंगे, और एक्चुअली में इस लड़की के साथ रह रहे। इस लड़की ने मुझसे कहा कि ये यही शहर पे ही है, इसी शहर में ही है वो, उन्होंने कोई शहर नहीं बदला, कहीं नहीं गए वो इसी शहर में है। और ये अब उस लड़की के फ़ोन से उन्होंने आईडी क्रिएट किया और मेरे को फेक जॉब भेजा है। ये सारी बातें उस लड़की ने मुझे बताया। तो हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि इस पूरे जो सिचुएशन है हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा और दोनों मिल के इस आदमी का सामना करना पड़ेगा इकट्ठा। क्योंकि अगर मैं अलग से पूछूंगी तो वो अलग बात बोलेंगे, ये लड़की अलग से पूछेगी तो ये इन्हें कुछ और बताएंगे। तो
हम दोनों मिलके अगर इनके सामने इकट्ठा जाएंगे एक साथ एक टाइम पे, तो हमें देखना है कि ये लड़का क्या बोल रहा है फिर। तो हमने एक प्लान चॉकआउट किया। घर पे हम जाते तो वो घर में नहीं होते, तो हमने ऐसा प्लान चॉकआउट किया कि ठीक है हम रास्ते में ही इन्हें कन्फ्रंट करेंगे। इन्होंने हमसे 14 फेब वैलेंटाइंस डे में लास्ट मिलके बताए थे कि ये लड़की घर चली गई है, ये लड़की उनके साथ नहीं है, और इन्होंने कहा कि हम मिलेंगे 14 फेब को। ही वॉज सो लवी डवी उस वक्त मेरे साथ कि ठीक है हम कितने दिनों बाद फिर से एज अ कपल बाहर जा रहे हैं, वैलेंटाइंस डे ये वो। ही वॉज सो लविंग एंड केयरिंग उस दिन मेरे लिए। और फिर इन्होंने, और माइंड यू मेरी ऑपरेशन बस कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी, मैं बाकायदा रास्ते में निकल रही हूँ, ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं अलाउड नहीं हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझसे उस वक्त कहा था कि घर से मत निकलो, पर मैं फिर भी इनसे मिलने जाती थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे जल्दी जल्दी सब निपटाना है, मुझसे मिलो ये वो कह के मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी उनसे जाके मिलती थी। उस दिन उन्होंने 14 फेब को मुझसे कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो हम लोग लंच कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे अर्जेंटली काम आ गया है, मैं कुछ देर बाद घर आता हूँ, तुम चले जाओ घर, मैं घर आऊँगा, बच्चों से मिलूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, कुछ दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड उन्होंने पूरा प्लान बताया था मुझे कि ठीक है मैं पहले वहाँ जाके सब सेटल करूँगा, फिर तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाऊँगा, मैं घर वालों से बात करूँगा तुम लोगों को लेकर जाने के लिए, मनाने के लिए सब कुछ, और तुम्हारा जॉब भी वहाँ पे तुम कोशिश करो कोई जॉब वहाँ पे लेने की। तो जब मैंने बोला कि नहीं मैं वहाँ पे जॉब अभी मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ का, क्या ट्राई करूँ क्या नहीं, तब उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया फेक जॉब का अपने दिमाग में। उन्होंने कहा ठीक है मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स है मेरा, मैं वहाँ से देखता हूँ, तुम्हारा वहाँ पे जॉब लगवा दूँगा। और तब उन्होंने ये प्रोफाइल क्रिएट करके फेक जॉब का फ्रॉड करके मुझे जॉब का प्रपोजल देते हैं। और मुझे यहाँ से लगता है कि ठीक है मैंने जो सारे रिक्रूटमेंट कंपनी से बात की है, वहीं उनमें से किसी कंपनी से मेरे लिए कोई जॉब का ऑफ़र आया होगा, और मैं अपने मेल में देखती हूँ कि जॉब का ऑफ़र है और वहाँ का लोकेशन का जहाँ ये जाना चाहते हैं वो बोले थे। ये पूरा चीज़ उन्होंने उस वक्त प्लान की। कितना फ्रॉडुलेंट आदमी हो सकता है। और असल में क्या किया उन्होंने, वो उस दिन हमारे घर आए ही नहीं, बच्चों से मिलने जाऊंगा ये वो सब झूठ था, वो उस दिन आए ही नहीं। वो मेरे से पैसे लेके उस लड़की के लिए सोने के इयररिंग्स खरीदे, उस लड़की के लिए और उस लड़की के दोस्त के लिए दो पेयर्स ऑफ सोने के इयररिंग्स, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, एक और दोस्त के लिए भी 2 सोने के इयररिंग्स खरीद के वैलेंटाइंस डे में वो वापस गए उनके साथ बिताने, उनके साथ वैलेंटाइंस डे मनाया, गिफ्ट दिया एंड ऑल दैट। ये लड़की मुझे उस दिन बताई कि वैलेंटाइंस डे में तो उन्होंने हमारे लिए सब सोने का गिफ्ट वगैरह लाया, तो हमें उसी दिन लगा कि शक हुआ कि कुछ तो मामला है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमने हमें लगा कि तुमसे मिले होंगे या कुछ, हमने पूछा भी, तो इनका तो पता ही है तुम्हें कैसे झूठ बोलते हैं, हमें टला दिया। पर हमें भी शक होने लग गया था कि कुछ तो मामला है। तो ये लड़की भी भड़क गई उस वक्त कि तुम्हारे पैसों का सोना हम रखेंगे नहीं, हम तुमको वापस दे देंगे। तो थैंकफुली वो सोना उन्होंने मुझे वापस दे दिया, उस दोस्त से भी लेके, और उसके पास भी जो था, हालांकि बहुत ही छोटा था, पर जो भी है मेरे ही पैसों का था ना, तो उस लड़की ने दे दी मुझे। तो अब आती है मज़ेदार किस्सा, एकदम फुल ऑन फिल्मी, कि क्या हुआ उस दिन। हम लोग प्लान करके उससे मिले, वो रास्ते में कहीं पे एक जगह पे खड़ा था ये सोच के कि वो लड़की आएगी उससे मिलने, ठीक है, उसे नहीं पता था कि मैं आऊँगी। वो लड़की और मैं और उस लड़की के घर वाले भी, उसने अपने घर वालों को भी कांटेक्ट किया और बुलाया वहाँ पे, उसके मम्मी पापा, मैं और ये लड़की, सारे लोग मिलके इस आदमी को वहाँ बीच सड़क पे पकड़ा। और फिर ये लड़की वही रास्ते पे उसे मारने लग गई, चपेट पे चपेट मारी, गाली पे गाली बकी, रास्ते में भीड़ इकट्ठा हो गया, लोग जमा हो गए, इतनी बड़ी बात हो गई। और उसने पुलिस स्टेशन तक लेकर गई मामला, ठीक है, वो लड़की घसीटते हुए इस आदमी को पुलिस स्टेशन तक लेकर गई।
उस लड़की ने पुलिस को कहा कि ये आदमी मेरे साथ शादी किया है, इसने मुझे धोखा दिया है, ये चीटिंग किया है, वो वगैरह वगैरह सब कुछ। पर उनकी शादी रजिस्टर्ड है नहीं, तो पुलिस उनकी शादी मानती नहीं है। पुलिस ने कहा मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर आपकी ये सिंदूर लगा दिया वाला शादी हम मानेंगे नहीं, आप लीगली इनकी वाइफ है नहीं, तो आपका कोई कंप्लेन हम ले नहीं सकते। पर कंप्लेन वैसे भी बनता अगर ये लड़की फॉल्स प्रॉमिस रेप वाली केस करती तो। ठीक है, आप सबको मैं एक जानकारी देती हूँ कि फॉल्स प्रॉमिस रेप ये एक ऐसी एक धारा है, एक ऐसी चीज़ है हमारे लॉ में कि कोई आदमी अगर आपसे शादी का प्रॉमिस करके, मतलब फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है ना, शादी का प्रॉमिस करके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं पर वो बाद में मुकर जाते हैं कि शादी नहीं करेंगी या आपको छोड़ देते हैं, तो वो आप इस बेसिस पे केस कर सकते हैं फॉल्स प्रॉमिस रेप का। तो इस लड़की ने वही करने की कोशिश की। इस लड़की ने कहा कि ये आदमी तो मुझे छोड़ने के कगार पे है, ये आदमी तो प्लान बना रहा है मुझे छोड़ने का, झूठ बोल रहा है, शादी करने का वादा करके इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। पर ये केस पुलिस ने लिया नहीं। तब बात ऐसी हो चुकी थी कि मेरे साथ भी इन्होंने इतना धोखा किया, आज तक धोखा किए जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद जब मैंने माफ़ कर चुकी हूँ, जब मैं इसके साथ दोबारा से शुरू करने की बातें की हूँ, इसका तो इंटेंशन था ही नहीं मेरे साथ दोबारा कुछ शुरू करने का, सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे अगेंस्ट एक फ्रॉड जॉब क्रिएट किया। फ्रॉड के जो केस बनता है, मैं वो केस इनके ऊपर ठोक दी। मैंने पुलिस स्टेशन में उस वक्त इनके अगेंस्ट केस फाइल किया एक फ्रॉड जॉब का, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया कि आप अगर आईपी एड्रेस ट्रेस करेंगे तो ये जहाँ का होगा ये इस लड़की का फ़ोन है, इस आदमी ने वहाँ से मेरे को मेल भेजा, ये आईडी उन्होंने क्रिएट किया, ये कोई कंपनी का जॉब नहीं है, इस आदमी ने ये फ्रॉड करके किया है। तो ये केस मैंने उनके ऊपर क्रिएट की, इनको लॉकअप में बंद किया। हम लोग पूरी शाम क्या मतलब दोपहर से रात तक ये मामला होता गया। पुलिस थाना ये वो, माय गॉड, और मेरी तबीयत तक ख़राब होने लग गई थी। आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मेरी हाल ही में ऑपरेशन हुई है, आई एम नॉट सपोज टू बी डूइंग ऑल दिस। मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, रास्ते में इतना झगड़ा फसाद हुआ, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ नियरेस्ट थाना में गए थे, वो थाना हम लोग का केस लिया नहीं, उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का थाना होगा। तो ऑल द वे थाना, इस थाने से वहाँ उस थाने में ट्रैवल करना, ये वो, अरे बाबा रे, आई टेल यू इट्स सो मच ऑफ हैसल। और थाने में घंटों हम लोग बैठे रहे, घंटों तक बैठे रहे। आखिर में जाके इनको लॉकअप में बंद किया और आखिर में जाके मैंने, जब रात के 9:30 बज चुके थे, जस्ट इमेजिन, पूरा दिन ख़त्म हो चुका वहाँ, बच्चे घर पे अकेले, मैं बस सुबह खिला के निकल सकी, उसके बाद तक बच्चों को खाना तक नहीं दिला सकी। कैसे दिलाती, घर में कोई और है नहीं ना, और यहाँ इतना कुछ हो रहा है। मैं खुद भी तो खाना नहीं खाई, एक ऑपरेशन का पेशेंट खुद खाना नहीं खाई है। तब जब इतनी बड़ी बात हो रही है तब खाना कहाँ से मिलेगा। जब हम लोग थाने में बैठे हुए थे उस वक्त इस लड़की के पापा अंकल जी मुझसे कह रहे थे कि इसने तो तुम्हें कुछ 1 करोड़ रुपए दिए थे ना डिवोर्स के। मैं चौंक गई। आई वाज लाइक, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, कौन सी 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ये 1000 रुपये तक कभी नहीं दिए। तब जाके अंकल को पता चला कि इस आदमी ने जो सब बोला है वो सारी झूठ है, उसने 1 पैसा नहीं दिया है कभी। इसने अंकल को ये सारी बातें बहला फुसला के बताया था अपना इमेज क्रिएट करने के लिए, ताकि उनकी बेटी के साथ शादी करने के लायक दिखे यू नो। सारी जो सच्चाई है इनके सामने आ गई, तो मेरे पति तो एकदम से खुन्नस में भर गए कि मैं कैसे इन्हें सब कुछ सच बताई, किस तरह। और फिर जब रात के 9:30 बज चुके थे, मैंने पुलिस स्टेशन में मिन्नत की कि मुझे जाने दीजिए, इनफ इज़ इनफ, अभी बाकी का आप लोग देख लीजिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत बीमार पड़ रही हूँ, मुझे घर जाना है। 9:30 बजे 10 बजे किसी तरह मैं घर पहुँची पूरी दिन के बाद, और मेरी तबीयत ऑब्वियसली ख़राब लग रही थी।
मैं मेडिसिन लेके सोने जा रही थी, तब से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है किसका, कि ये जो आदमी कहता है इसके पास कोई नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, अब अचानक से इसके भाई, इसके भाभी सब आने शुरू हो गए। इसका भाई, इसका जो बड़ा भाई है, जो इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है, वो आदमी मुझे फ़ोन करके कह रहा है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसको जेल कैसे भिजवा सकती हो। और फिर ये आदमी अपने से बात नहीं करता है, खुद बात नहीं करता है, फ़ोन थमा देता है एक औरत को, और वो औरत कहती है क्या कि मैं तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे भैया की बीवी बोल रही हूँ, मुझसे बात करो, मैं सारा मामला सुलटा दूँगी, तुम केस वापस ले लो, ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में है, हम लोग सब पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, तुम यहाँ आओ। मैंने कहा मैं पूरी दिन इस चक्कर में मेरा गया है, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मैं अब किसी भी हालत में नहीं जाऊँगी वापस। आपका जो देवर है वो है ही इस लायक, इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तब ये औरत मुझसे कहती है, अनाप शनाप बहुत कुछ मुझे बोली, मेरी दिमाग ख़राब हो गई। मैं सोच नहीं सकती हूँ कि 2 दिन की आई हुई औरत जिसे बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, वो कैसे मुझसे इस तरह बात कर सकती है। ये भैया से मैंने इससे पहले जब भी बात करने की कोशिश की कि आपके भाई के बारे में बात करनी है, आपको मालूम है कि क्या किया है उसने, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस लड़की से मुझे पता चलता है, मेरे पति के गर्लफ्रेंड से मुझे पता चलता है कि वो इनके भाई भैया ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लगातार जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये लड़की उन लोगों को खिलाती पिलाती, मेहमान नवाजी सब कुछ करती है। तो इस लड़की की मौजूदगी के बारे में या इनके रिलेशनशिप के बारे में भैया को फुल नॉलेज है, पूरी तरह से मालूम है, पर मुझसे झूठ कहते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये भैया का कैरेक्टर ऐसा है कि ये जो औरत कह रही थी ना कि मैं इनकी बीवी हूँ, ये तीसरी वाली, ठीक है, और वो भी बने बनाए बीवी, सही वाला रियल वाला बीवी नहीं। ये जब मुझसे पहली बार मिले थे हमारी शादी के वक्त, तब इन्होंने कहा था कि एक लड़की को उन्होंने अपनी बीवी बोली थी। बाद में पता चलता है वो बीवी नहीं है, वो लिव टुगेदर करते थे ये लोग, उसे छोड़ दिया। सेकंड वाली औरत जिन्हें इन्होंने बीवी इंट्रोड्यूस किया था, हमारे घर लाए थे, बीवी बोल के सब इंट्रोड्यूस किया एंड एवरीथिंग, वो लड़की भी छूट गई। अब ये जो औरत मुझसे फ़ोन पे बात करी, ये तीसरी वाली औरत है इनके लाइफ में जो इसकी बीवी कहलाती है। ये लड़की मुझसे कहती है इनकी बीवी है, ये भी बीवी नहीं है, ये किसी और की बीवी है, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता है, छोड़ के चला गया है, तो ये मेरे जेठ जी को अपने पति कहलाती है। मेरे जेठ जी इनके कोई लीगली मैरिड हस्बैंड है नहीं, दोनों बस बातों बातों में मियाँ बीवी कहलाते हैं, दैट्स इट। ये बात मुझे पता चली मेरे पति के गर्लफ्रेंड से। और तब क्या बात सामने आई कि इस औरत के पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है, पॉलिटिकल सोर्सेज और ऑल। एंड रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सोर्सेज या पैसों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल सोर्सेज लगाया, कुछ पैसे खिलाया, कुछ ऐसा किया, और मेरे पति को लॉकअप से छोड़ दिया गया, छोड़ दिया बिल्कुल। जबकि मैंने बाकायदा वहाँ पे जाके पूरा कंप्लेन, रिटन कंप्लेन फाइल की, कुछ नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया। सुबह मुझे पता चलता है कि मेरे पति तो घर भी आ गए वापस, एंड नाउ ही इज़ थ्रेटनिंग मी कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मतलब रत्ती भर भी इनके अंदर शर्म नहीं है कि ये माफ़ी मांगे या कहे कि कुछ गलत किया है या कुछ भी पछतावा, कुछ नहीं। उल्टा मुझ पे रौब जमा रहे हैं कि तुम केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं और ज़्यादा बुरा करूँगा। जस्ट इमेजिन दिस इज़ द सिचुएशन दैट आई हैड टू गो थ्रू। क्योंकि मैंने एक इंसान को भला आदमी समझा, मैंने समझा कि वो सुधर गए हैं, मैंने एक इंसान को मदद की, माफ़ी दी, और उसके बदले में मुझे ये मिला। मैंने केस वापस ले ली क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं ये पुलिस कोर्ट कचहरी कर नहीं सकती हूँ, पुलिस ने उसको वैसे भी छोड़ दिया है। ये केस वैसे भी कोई काम का है नहीं, अगर केस वहाँ पे रह भी जाता है तो केस कभी कोर्ट तक पहुँचेगी नहीं। ये आदमी मेरे पीछे पड़ा रहेगा और भी नुकसान कर सकता है।
और अगर ये कोर्ट में बात पहुंची भी तो भी क्या होगा, मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, मुझे एविडेंस साबित करना पड़ेगा, लॉयर के पीछे खर्चा, भागा दौड़ी, और पता नहीं कितने सालों तक ये घिसेगा। मैं तो मर जाऊंगी ये सब करते करते। हमारे यहाँ पे जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है, नहीं। उल्टा मैं और ज़्यादा परेशान होंगी, मेरे ही ऊपर सारी प्रॉब्लम्स का बहुत भौचार होगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ये सब। जबकि कोई कुछ तो बात हुई भी नहीं ना। अगर ये आदमी लॉकअप में रहता तो मुझे संतुष्टि मिलती, पर वो भी तो नहीं हुआ, ये आदमी तो छूट गया। और अब ये मुझसे कह रहा है कि रेफरिंग बैक टू जो पहले भी मैंने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स की थी, वो सारी बातें अभी क्लियर हो रही है कि पहले भी मैंने जब भी कंप्लेन की, पुलिस ने कभी कोई कंप्लेन नहीं ली। तो ये आदमी अब मुझसे कह रहा है कि नोटिस किया है तुमने पहले भी ना कि मेरे अगेंस्ट कोई केस होता नहीं है, क्योंकि मेरा होल्ड इतना ही बड़ा है, मेरा पहुंच इतना ही ऊपर तक है कि तुम मेरा कभी कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। और वो तो मैंने अभी अपने आंखों से देखा ना, सच्ची में मैंने देखा। ऑब्वियसली मुझे कोई न्याय की उम्मीद तो है नहीं। बात यहाँ तक इस तरह हुई है। अब ये आदमी मुझसे कह रहा है, मतलब मुझे पता चला कि इसने कोई थेरेपी नहीं ली, इसने कोई कुछ नहीं किया। ये लड़की उसके साथ अपना रिश्ता वहीं पे तोड़ के अपने घर वालों के साथ चली गई अपने घर, सच में चली गई इस वक्त। अब ये आदमी अकेले अपने घर में, तो ये मुझसे ड्रंक कॉल करता है, ड्रिंक करके, नशा करके एकदम ड्रंक कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड की तरह मानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, वगैरह वगैरह, जो कि सब मगरमच्छ की आंसू, सब झूठी बात। फिर इन्होंने कहा है कि मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसकी कमी इतनी खल रही है। वो घर में रहती थी, मेरे साथ रहती थी, ऐसा वैसा करके सब कुछ बता रहा था, और कहा कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ उसे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसके साथ मेरी बातचीत नहीं हो रही है, मैं उसे लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसे वापस चाहता हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। फूट के रोने लग गया। मुझे कह रहा है फ़ोन करके ये सब बातें, मतलब मेरे ऑलरेडी टूटे हुए दिल पे और खंजर मारने की कोशिश किए जा रहा है। जस्ट इमेजिन उसका लेवल ऑफ टॉर्चर। तो ऑब्वियसली मैंने भी उनसे कहा कि अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या फील किया जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। तो क्या होता है, दिल टूटना किसे कहते हैं, दिल तोड़ना कैसा होता है किसी का, किस तरह दर्द होता है, किस तरह हम कितने पेन में होते हैं इंसान, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। जो तुमने मेरे साथ किया वही कर्मा घूम फिर कर तुम्हारे ऊपर आया। What goes around comes back around, guys। मैं ये आप लोगों को भी कह रही हूँ, What goes around comes back around। कर्मा बोल के चीज़ है। आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, देर सवेर ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी का बुरा करो और आपके साथ कोई कुछ भी बुरा ना हो ज़िंदगी भर में। हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, तुरंत ना हो, पर आपके साथ भी वही चीज़ होगा जो आप किसी और के साथ कर रहे हैं। बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं होता है, और इस आदमी के साथ भी तो यही हुआ ना। इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मेरे साथ गलत किया, और इस लड़की ने अब इसका दिल तोड़ दिया। इस लड़की के साथ भी अभी ये खुश नहीं रह सकता है, खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकता है। सो ही इज़ फेसिंग हिज कर्मा। मैंने जितना पैसा इसको मदद करने के तौर पे दी थी वो तो मेरा डूब गया। वो पैसा तो अभी मुझे ही भरना पड़ेगा, मुझे पता है उसका खामियाजा मुझे ही भरना पड़ेगा। तो अलग बात है, लेकिन जो दर्द उसने मुझे फिर से दिया, दोबारा से जो ज़िंदगी जीने की उम्मीद दिखा के फिर से मार डाला मुझे। ये आदमी कितना दोगला इंसान है, कितना हिपोक्रेट है, ये बात आपको इस तरह समझ में आएगा कि जो लड़की इनको रास्ते में जलील करती है, मारती पीटती है, गाली गलौज करती है, इतना सीन क्रिएट करती है कि रास्ते में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी लड़की ने पुलिस स्टेशन का पूरा किस्सा शुरू की। बाद में मैंने भी केस किया है, लेकिन शुरुआत तो इस लड़की ने की थी ना। पुलिस स्टेशन ले जाने की बात, पुलिस स्टेशन में इनको घसीट के ले जाना, ये पूरी चीज़ की शुरुआत इस लड़की ने की। अब ये आदमी हमेशा से मेरे लिए खुन्नस पाल के रख दिया है, क्योंकि इनको ये कहना है कि मैंने इनके साथ
झगड़ा किया है, मैं कभी इनका रिस्पेक्ट नहीं की, मैं ख़राब हूँ, पूरा ब्लेम तो मेरे ही ऊपर डालते रहे हमेशा से मेरे फैमिली को कहते रहे कि मैं कितनी ख़राब हूँ। हालांकि मैंने कभी भी रास्ते में सीन क्रिएट नहीं किया, मैंने आज तक कभी भी रास्ते में इनको गाली गलौज मार पीट कभी नहीं किया। जितना भी प्रॉब्लम्स जो भी था घर के अंदर, हाँ घर के अंदर इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस जो किया उनके लिए मैं गई थी पुलिस स्टेशन बहुत बार, लेकिन वो सारी बातें हमारे घर के अंदर ही थी, कभी किसी और को पता नहीं चला। आज मैं यहाँ पे बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और आज तो वैसे भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि लोगों तक मैं ये बात पहुँचा सकूँ कि दुनिया में कैसे इंसान होते हैं और कैसे आप लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। ये पूरा इंसिडेंट मैं शेयर इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि मेरे जो कठिन परिस्थिति है इनसे आपको समझ में आए कि दुनिया कितनी ख़राब है और कितना सोच समझ के लोगों से बात करना चाहिए या भरोसा करना चाहिए। तो आज जो मैं ये बात दुनिया के सामने रख रही हूँ वो तो मैटर ही अलग है, पर जिस वक्त हम दोनों के बीच में झमेला हुआ था तभी क्या कभी भी मैं रास्ते में इस बात को लाई थी, कभी भी लोगों के सामने ये बात लाई थी? लेकिन ये आदमी हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते रहे कि मैं कितनी ख़राब हूँ, और इस लड़की के लिए रोते रहे, मेरे पास आके इस लड़की के लिए रो रहे हैं कि मैं इसको कितना मिस करता हूँ, मुझे ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। इस आदमी को कभी मेरी याद नहीं आती है, मैंने इतना कुछ किया है इनके लिए ये नहीं दिखता है, वो सब याद नहीं आती है, सिर्फ इस लड़की के चंद दिनों के याद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके। हाँ, इस लड़की को वापस से अपने पास बुलाने की साजिश कर रहा है, प्लानिंग्स कर रहा है, इस लड़की के घर जाके इसको बुला के वापस से रहने का सब कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच। हाँ, और मैं क्या हूँ? मैं बस इस्तेमाल करने की चीज़ हूँ। बस जब मन किया तब मुझे बहला फुसला के झूठ बातें बोल के सब मुझे यूज़ किया, और फिर बात ख़त्म हो गई तो वापस से ये दोनों मिल गए। जस्ट इमेजिन कि ये आदमी कितना दोगला है कि मैंने जो इनको इतना हेल्प किया, मैं नहीं दिखती हूँ इन्हें, मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जो लड़की इनको रास्ते में जलील करती है उसके लिए इतनी फीलिंग्स, उसके साथ रहने के लिए पागल होके जा रहा है। टू मच। ये वाला पेन जो था ना, इट्स अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। आज पूरी तरह से हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ उम्मीद भी बाकी नहीं है, और मैं इनके साथ ज़िंदगी में कभी कोई राब्ता नहीं रखना चाहूँगी। एक चीज़ इस सारी चीज़ों में मुझे जो सीख मिली है कि किसी को माफ़ करके उस पर दोबारा विश्वास करना बेवकूफ़ी होता है। जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है उनका फितरत है बुरा करना, कभी भी उन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते हो। और इनके जो परिवार वाले हैं क्लासिक, ये जो भैया जी है, ये भैया जी एक तरफ मुझसे कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ हमारे सामने आ गया है, तुम चाहो तो इनके साथ वापस रहने की कोशिश कर सकती हो, हम देख लेंगे कि ये किसी और के पास ना जाए, हम सब मिलके तुम्हारे घर बसाएंगे। और यही वाली बात उस लड़की को भी जाके बोल रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड जो छोड़ के चली गई उनके पास भी जाके ये भैया जाके सेम चीज़ कह रहे हैं कि अगर तुम घर बसाना चाहती हो तो हम देख लेंगे कि ये किसी और के पास ना जाए, हम तुम लोगों को एक साथ रहने में मदद करेंगे। ये आदमी कैसे दोगला गेम खेल रहा है। मेरे को भी आके जो बात बोल रहे हैं, इस लड़की को भी जाके वही बात बोल रहे हैं। इस लड़की के थ्रू मुझे पता चला अभी भी ये आदमी इस सब के बावजूद भी मुझे फ़ोन करता है, मेरे साथ बात करता है, उस लड़की को भी फ़ोन करता है, उस लड़की से भी बात करता है, दोनों का साइमल्टेनियसली कह रहा है कि दूसरी को छोड़ के इसके साथ रहेंगे, मुझे कह रहे हैं उसको छोड़ के मेरे साथ रहेंगे, उसे कह रहा है मुझे छोड़ के इसके साथ रहेंगे, दोनों से माफ़ी मांग रहे हैं, दोनों से कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, हम कभी दोबारा से ये सब नहीं करेंगे। हमें एक दूसरे से पता चल रही है ये सारी बातें। ऑब्वियसली हम में से कोई भी उनके साथ नहीं रहना चाहते, ऑब्वियसली, बट द लेवल ऑफ गट्स दिस मैन हैज़ कि अभी भी गेम खेले जा रहे हैं, अभी भी जारी है उनका ये सब। भगवान जाने ये कब ख़त्म होगा, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, कब ये रुकेंगे, कब दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना बंद होगा, पता नहीं। हम दोनों उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो वो कोई और लड़की को टारगेट बनाएंगे
किसी और लड़की के साथ यही सब चीज़ें करेंगे। जितना भी मैं क्यों ना चाहूँ, मैं यहाँ पब्लिक फोरम में उनका नाम नहीं ले सकती, पर अगर मैं ले पाती तो मैं ज़रूर वहाँ उन तमाम लड़कियों को सेव करने की कोशिश करती, उनका नाम लेके, उनका तस्वीर दिखा के कि ये है वो चेहरा, ये है वो आदमी जो आपको नेक्स्ट टारगेट बना सकता है। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, बच के रहो। ऐसे लोग भेड़ियों की तरह जाल बिछा के वेट कर रहे हैं तुम्हारे कि तुम किस तरह बस पैर फंसाओ और तुम फंस जाओ ज़िंदगी भर के लिए। जो आदमी अपनी बीवी की नहीं हो सकता है वो किसी भी और औरत की नहीं हो सकती है, हो सकता है। भरोसा मत करो ऐसे किसी आदमी को जो कहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। वो आदमी तुम्हें भी छोड़ देगा किसी और औरत के लिए, ये गारंटी है। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि कोई और लड़की नेक्स्ट टारगेट ना बने इस लड़के का। और अगर मान लीजिए कि आपको शक है कि कोई आदमी आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, आपको शक है कि ये वो आदमी हो सकता है, ये यही वाला आदमी हो सकता है, अगर आप में से कोई भी इंसान जो ये सुन रहा है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर शक हो रहा है कि इस लड़के के चंगुल में वो फंसे हुए हैं, आपको अगर शक हो रहा है कि आप जिस लड़के के साथ हो इन्वॉल्व वो लड़का शायद ये वाला लड़का है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपको कांटेक्ट करके, आपके साथ बात करके, आपको पर्सनली उस इंसान का नाम या तस्वीर शेयर करके क्लैरिफाई करूँगी कि आप जिसके साथ फंसे हुए हो वो यही आदमी है कि नहीं। आई एम लीगली बाउंड, किसी के नाम पे ऐसे कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहने से मेरे ऊपर बात आ सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और स्पेशली सिंस इस आदमी का इतना ऊपर तक पहुंच है, वो मेरे पीछे पड़ सकते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनका तस्वीर यहाँ नहीं दिखा सकती। पर हो सकता था तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि बिलीव मी, मुझे ऐसा सच में डर लग रहा है कि वहाँ बाहर ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होंगी अभी भी जो इस लड़के के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये लड़का सिर्फ हम दोनों को नहीं, और भी लड़कियां फंसा के रखा होगा फॉर श्योर। इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, कोई आदमी आपका यूज़ कर रहा है इस तरह, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल डिस्कस विद यू पर्सनली अलग से कि ये आदमी ऐसा ही है कि नहीं, ये वही आदमी है कि नहीं। फ़िलहाल मेरी कहानी यहीं तक है। अब आगे इस लड़के का तो चैप्टर क्लोज हो चुका, मेरी तो जितनी नुकसान होनी थी हो चुकी। मैं जस्ट होप करती हूँ कि और कोई नुकसान ना करे ये इंसान मेरा। आगे की ज़िंदगी अब नए सिरे से शुरू करने की कोशिश अब मुझे करनी पड़ेगी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ होंगे तो मैं ज़रूर आगे एक बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँगी। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी बातें सुन के किसी को कुछ तो मदद मिली होगी। आप में से किसी को कुछ डिसीजन लेने में शायद मदद मिली होगी, मेरी गलतियों से आप लोग शायद सीखे होंगे कुछ। आई जस्ट होप कि आपके साथ वो सब ना हो जो मेरे साथ हुआ है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी।